दोस्तों, जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम सब जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता है। गायें सींग मारती है। ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। उसके चेहरे पर एक अस्थाई विषाद अस्थाई रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंचाए गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। दोस्तों, देखिए ना, हम भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते हैं तो उसे शायद सभ्य कहलाने लगते हैं। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार के सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन दोस्तों, गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उसे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधा का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अरियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद्र की 2 बैलों की कथा, जो कि हम सब ने कभी न कभी अपने किताब में जरूर पढ़ी थी, वो सुनाने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं 2 बैलों की कथा। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों परछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील में ऊंचे। बहुत दिनों से साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विमर्श करते रहते थे। एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझा जाता हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सिंहें भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते ये नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धौल धपा होने लगती थी। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती थी, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे, गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर है। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चाट कर अपनी थकान मिटा लेते। नाद में खाली भूसा पर जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ में ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजा जा रहा है। समझो मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचे जाना उन्हें अच्छा न लगा, पर या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गाया को तक जाने में दांत पीसने आ गई। पीछे से हाँकता तो कभी हीरा दाएं भाग जाता, कभी मोती बाएं भाग जाता। रस्सी पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे कर हुक्कारते।
अगर ईश्वर ने इन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई असर नहीं छोड़ी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता हो तो हम और मेहनत कर लेंगे। हमें तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत भी नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोते पड़ गए तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेंगे, पर इस समय इन दोनों में दुगनी शक्ति आ गई थी दोस्तों। एक एक ही झटके में इन्होंने रस्सी तोड़ दी। झूरी प्रातः सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों ही गर्दन में आधा आधा गंवार लटका रहे हैं। घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह स्नेह झलक रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेम लिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनमोहन था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पात्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, ये उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। झूरी के स्त्री ने बैल को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों की यह अपेक्षा न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? चले आए। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? उसकी स्त्री चिढ़ गई। भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बधुआओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखो कहाँ से खल्ली और चोकर मिलती है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजदूर को बड़ी तकलीफ दी गई कि बैलों को खाली खल्ली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खल्ली क्यों नहीं डाल देते वे? मालकिन मुझे मार डालेगी। चुराकर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की हो जाओगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों की मोटी रस्सी से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। उसने अपने दोनों बैलों को खल्ली और चूनी सब कुछ दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। उसकी यहाँ टिककर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा थी, पर उस पर भी खाने के लिए सूखा भूसा मिला। नाद की तरफ आंख तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती को गुस्सा काबू न रहा। वह हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टूट कर बराबर हो गया। गले में अगर बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ में ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पड़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे।
गया दो आदमियों के साथ दौड़ आ रहा था। दोनों के हाथ में लाठियां थी। मोती बोला, कहूँ तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े थे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों ने उसे एक प्रकार का आत्मीयता हो गई थी। दोनों को दिन भर जोता जाता, डंडे खाते और शाम को थान पर बांध दिया जाता और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहिए? एक आध को सींग पर उठाकर फेंक दूं? लेकिन जानते हो, प्यारी लड़की जो हमें रोटी खिलाती है उसकी लड़की है, जो इस घर की मालकिन है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। दोनों इतने समझदार थे। कहते हैं औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुरवाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकारता, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही बालिका निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गरवा खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं और दादा दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए हैं। तुम भी बेकार भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रह कर आहट ले लेते थे कि कोई आता तो नहीं है ना। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सिंग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम तक पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ हो जाएगा तो किनारे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड डकैत चला रहा? हाँ, सांड है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगल में झांके। सांड पूरा हाथी है, इससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं। इन्हीं की तरफ आ भी रहा था। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मुख भाषा में कहा, बुरे तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करेंगे। मैं आगे से रेंगता हूँ, तू पीछे से रेंग दो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेर देना। जान जोखिम पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल युद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया।
सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने पीछे से रंगेर दिया। सांड चाहता था कि एक एक करके तो दोनों को गिरा दें, पर ये दोनों भी उस्ताद हैं, उसे वह अवसर न देते। एक बार सांड झिल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दी। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग भोंक दी। आखिर बेचारा जख्मी होकर और दोनों मित्रों ने दूर उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जा रहे थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता है कि बच्चा को भी मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसे मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचने लगे। पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2-4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लठ लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेर पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खूर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगीत संगठन में तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने भी उसे पकड़ लिया। प्रातः काल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्र को जीवन में पहली बार ऐसा सबक पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ में ही नहीं आता यह कैसी स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंस भी थी, कई बकरियां भी थी, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दे की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता नहीं दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला धधक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकाल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकाल कर आओ, दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बारे की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिया और जोर मारा तो देखा एक मिट्टी गिर गई। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोट मारा। हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उसी समय काजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला। हीरा का उजापन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी में बांध दिया। मोती ने परे परे कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का था? और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारना ही चाहूंगा, चाहे कितना ही बंधन पड़ते जाए। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं है। यूं भी मरना है। सोचा दीवार खुद जाती, कितने जान भी बच जाते। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी के देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो अच्छा है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी तो हिम्मत और बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। आखिर कई 2 घंटों की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूसरी शक्ति से दूसरा धक्का मारा और आधा दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, उसके बाद भैंस भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? गधे ने कहा, जो कहीं पर फिर पकड़ लिया जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी है। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागो या न भागो। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पर पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? हीरा, हम और तुम इतने दिनों तक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि तुम्हारी शरारत है।
मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो होता ही है। 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बारे के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा था। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार आए। अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसको बताने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही काफी था कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दी गई। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तिनका भी न डाला और एक बार पानी दिखा जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था, ठठरियां निकल आई थी। एक दिन बारे के सामने डुगडुगी बजने लगी और दोपहर होते होते 50-60 लोग आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसी मृतक बैल का कौन खरीदार होता। सहसा एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कुल्हे में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंततः से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिए। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेंगे। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबको ऊपर दया करते हैं, उन्होंने हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएगा। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सिंग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दढ़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागते जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का रेवड़ हरे हरे हरा में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल कोई उछलता था, कोई आनंद में से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दोनों भाई बंधे हुए हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ, यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, यह अपना ही गांव जैसे आ गया। इसी कुएं पर हम पहले चरने आया करते थे। मोती ने कहा, हमारा घर नजदीक आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे ना जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बाछड़ों की भांति कुलले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दढ़ियल भी पीछे पीछे दौड़ता चला आया। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दढ़ियल ने जाकर बैलों की रस्सी पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं ये। तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से नीलामी में इसे खरीद कर ला रहा हूँ। तो तुम्हारा कैसे हो गया? चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेगा। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का कोई अधिकार नहीं है। जाकर थाने में रपट दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। दढ़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ कर ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दढ़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछे किया। दढ़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। वह खड़ा दढ़ियल का रास्ता देख रहा था। दढ़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते हंसते थे। जब दढ़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बारे में न छोड़ता। अब न आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा। देखो कैसे ले जाता है। जो गोली मारवा दे, मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा। हमारी जान की कोई जान नहीं समझता है, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में झूरी नादों में खल्ली भूसा चोकर और दाना भरकर दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खरा दोनों को सहला रहा था और बीसों